हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट क्लास। और आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेट लेकर आई हूँ 20 क्वेश्चंस का, जो भी HPPSC ने हाल फिलहाल के जैसे जिस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं उसी पैटर्न के ऊपर आप लोगों के लिए जो है टॉप 20 क्वेश्चंस जो है आज के इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं आज की पहले क्वेश्चन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इस सीरीज में बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाले हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम इस सीरीज में नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की करुणा से सभी अभिभूत थे, रेखांकित पद है। तो यहाँ पे पूछा है, आपके पास अंडरलाइन वर्ड है करुणा। तो ये जो करुणा है ये कौन सी संज्ञा है? और आप यहाँ पे देख रहे हो HPPSC ने जो क्वेश्चन पूछे हैं आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर के पेपर में, ये हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या ये जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आप देखिए करुणा लिखा हुआ है, तो करुणा किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है, ऑप्शन कट हो गई। कोई गुण नहीं है, गुणवाचक संज्ञा हमारे पास नहीं होती है, गुणवाचक तो विशेषण होता है, संज्ञा नहीं है। फिर आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो जाति तो है नहीं कि किसी की जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो आंसर हमारे पास क्या रह जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा इसका आंसर होगा। तो देखेंगे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। ये उन गुणों को, भावों को या अवस्थाओं के नाम होते हैं जिन्हें हम केवल जो है महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। और करुणा जो है एक प्रकार का भाव है जिसे महसूस किया जा सकता है, करुणा को छुआ नहीं जा सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, ये हमारा जो है HP पुलिस का कोर्स है जिसमें हमें जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं लाइव लेक्चर्स जो रहते हैं आपके 4 घंटे के लिए जो है यहाँ पर रहेंगे। और इसी में आपको जो भी आपकी लाइव लेक्चर्स हैं उन्हीं को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं यहाँ पे रहने वाले हैं। स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। मॉक टेस्ट आप लोगों को इस कोर्स में जो है वो प्रोवाइड कराया जाएंगे। और ये सारे के सारे जो भी आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट रहने वाले हैं वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो HPPSC ने अपना पैटर्न डिसाइड किया है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये सारे का सारा कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग हमारे साथ में इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल है, 7018186561। ठीक है, तो इसके साथ में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोर्स के रिगार्डिंग है, किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। पुरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है, रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। यहाँ पर रथ को अंडरलाइन किया हुआ है। तो क्या ये देखिए HPPGT इंग्लिश जो है उसके पेपर में जो है वो हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो रथ के बारे में बात हुई है और रथ जो है एक ही टाइप की चीज के बारे में बात हो रही है, तो किसी की जाति के बारे में बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब जातिवाचक की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जातिवाचक संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विशेष जाति या समूह का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। और रथ यहाँ पर जो है किसी विशेष रथ का नाम नहीं है, बल्कि ये जो है वो सभी प्रकार के रथों की जाति का बोध कराता है। तो रथ जो है, एक रथ है उसको भी हम रथ बोलेंगे, अगर कोई और रथ है उसको भी हम रथ ही बोलेंगे। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, लौह पुरुष ने सभी देशी रियासतों के एकीकरण को संभव बनाया, रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। ये PGT मैथ का क्वेश्चन है आपके पास 3rd। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो लौह पुरुष जो है वो किसको बोला जाता है? एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसको लौह पुरुष बोला जाता है, और वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, इसीलिए लौह पुरुष जो है यहाँ पे जाति नहीं है। एक टाइप से हम बहुत से लोगों को नहीं बोलते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, कोई भी आपके पास, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अभी मैंने आपको बताया कि जो लौह पुरुष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है, उपनाम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस नाम से जाना जाता है, जो एक विशेष व्यक्ति हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ अक्सर आया जाया करता हूँ, रेखांकित पद क्रिया का प्रकार है। क्या ये मुख्य क्रिया है, क्या ये सहायक क्रिया है, क्या ये प्रेरणार्थक क्रिया है, क्या ये संयुक्त क्रिया है। आया जाया करता हूं, यहाँ पे तीन चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कौन सी क्रिया है। तो आया जाया करता हूं जो है वो क्या है, मुख्य क्रिया तो एक क्रिया के बारे में बताती है। सहायक क्रिया होती है जो है, होता है, था है, हूँ है, इस तरीके की, इनको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। संयुक्त क्रिया होती है जो बहुत से शब्दों से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर संयुक्त क्रिया जो है वो आंसर हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण है जैसे चला गया, तो यहाँ पे चलने और यहाँ पे जाने के बारे में बता रहे हैं। दिखाई दिया, आना पड़ा, आया जाया करता, ये सारे शब्द किस चीज को बता रहे हैं, संयुक्त क्रिया के बारे में बता रहे हैं। तो आया जाया करता यहाँ पर संयुक्त क्रिया है, क्योंकि आया से हमारे पास आना, जाया से हमारे पास जाना और कर्ता से करना क्रिया, तीन क्रियाएं मिलकर जो है वो एक कार्य को पूरा कर रही हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया यहाँ पे आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे हंसा नहीं जा सकता, वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है। तो मुझसे तो क्रिया है नहीं, नहीं भी क्रिया नहीं है, जा सकता तो है क्रिया, जाना तो क्रिया है, लेकिन मेन क्रिया, मुख्य क्रिया पूछा है, तो मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पर, हंसना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेन क्रिया हो जाएगी। तो यह क्रिया वाक्य के अर्थ को मुख्य रूप से प्रकट करती है और यह वाक्य का मुख्य कार्य बनाती है या बताती है, उसे मुख्य क्रिया कहेंगे। तो हंसना क्या है, मुख्य क्रिया है, हंसने का काम हो रहा है। जाना जो है वो क्या है, सहायक क्रिया है, सकता के साथ मिलकर संयुक्त क्रिया बना रही है। जा सकता बोला है ना, जा सकना, और सकना भी क्या है, सहायक क्रिया है, जो कि जाना के साथ मिलकर संयुक्त क्रिया बना रही है। बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन को दिखाती हूँ फिर से। तो यहाँ पे जा सकना ये अगर पूछा होता तो ये हो जाती संयुक्त क्रिया, ठीक है, ये क्या हो जाती, संयुक्त क्रिया हो जाती, दोनों जब आपस में मिल रही है। ये अकेली अकेली, ये और ये सहायक क्रियाएं दोनों, जा जो है वो सकना की सहायक क्रिया है, सकना जो है जाने की सहायक क्रिया है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल गई तो ये संयुक्त क्रिया बन गई और मेन क्रिया पूछा है, तो यहाँ पर हंसना हमारे पास मेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी कार्य अपने आप नहीं हो जाता बल्कि करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने आप के बारे में पूछा है कि रेखांकित पद में सर्वनाम का प्रकार है, तो कौन सा सर्वनाम होगा यहाँ पे, ये भी जो है HPPSC असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या ये संबंधवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है। तो अपने आप के बारे में बता रहा है, तो अपने आप को बताने वाला सर्वनाम कौन सा होता है, जो खुद को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वाक्य में रेखांकित पद अपने आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम को बताता है। और निजवाचक किस किस चीज के बारे में बताता है, खुद के बारे में बताता है, स्वयं के बारे में बताता है और अपने आप के बारे में बताता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगेन यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि HP पुलिस के कोर्स में आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है इस नंबर पर जो है वो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी है वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे लाइव लेक्चर्स जो हैं वो 4 घंटे आप लोगों की डेली जो है वो क्लासेस रहने वाली हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये जो मॉक टेस्ट हैं ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि HPPSC का पैटर्न रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंग है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस का नाम सूची में नहीं है, रेखांकित पद सर्वनाम का प्रकार है। तो HPPSC आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर के पेपर का क्वेश्चन है। किस किस का नाम सूची में है, इस
साइन को देखेंगे, ये क्या है, प्रश्नवाचक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। किस किस का नाम है, बोलते ना किस किस का नाम है, रिजल्ट लिस्ट में, पेपर सूची में किसका नाम है, तो वो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर वाक्य में रेखांकित पद किस किस जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। और यहाँ पे रेखांकित पद है आपके पास, यह सर्वनाम का प्रकार है कौन सा है, अनिश्चयवाचक में तो हमारे पास कोई और कुछ आता है, वो तो अनिश्चित चीजों को बता रहा है। यहाँ पर यह लिखा हुआ है, तो यह क्या है हमारे पास, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं, जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक के बारे में बोला था, तो यह जो शब्द है वो पुस्तक को निश्चित रूप से दर्शा रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे क्वेश्चन है, वह छात्र प्रतियोगिता में प्रथम आया है, रेखांकित पद में विशेषण का प्रकार है। वह छात्र बोला है, तो देखो क्या ये गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पे पूछा कि विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो क्या ये किसी व्यक्ति का गुण बता रहा है। देखो सार्वनामिक क्या होता है, ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। देखो छात्र है, छात्र क्या है, संज्ञा, और संज्ञा जो है वो कहाँ पे यूज होती है, जो संज्ञा की विशेषता को बताएगा उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वनामिक। तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो क्या कहा मैंने, वह लगा था और वह के साथ में क्या था, छात्र। तो छात्र हमारे पास संज्ञा है, तो कोई सर्वनाम अगर संज्ञा से पहले आकर प्रयोग हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ये आप लोगों के पास यहाँ पर डेफिनेशन देखने को मिल रही है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय का विशेषण रूप है। तो विनय का विशेषण क्या है, विनम्र है, विनायक है, विनीत है, विन्यास है, यहाँ पे ये पूछा है। और ये भी HPPSC ए सिविल का पेपर है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर विनय का विशेषण रूप क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। यहाँ पे जो नम्रता या विनम्रता को व्यक्त करता है उसे हम क्या कहेंगे, विनीत। तो इसका विशेषण हो जाएगा विनीत। पंडित जी मगही पान के बड़े शौकीन हैं, रेखांकित शब्द विशेषण का प्रकार है। तो यहाँ पे पान क्या हो गया हमारे पास, संज्ञा हो गई, और संज्ञा की विशेषता को बताने के लिए यहाँ पे कौन सा विशेषण है ये पूछा है। तो सार्वनामिक है, प्रविशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है। तो पान है, पंडित जी मगही पान के, कैसा पान है, तो मगही पान। तो जो कैसा कैसी का उत्तर देता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। तो उसका गुण है, पान की का गुण है कि पान कैसा है, मगही पान है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में, दोष के बारे में, रंग के बारे में, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। और यहाँ पे मगही शब्द जो है वो पान संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं जो उसके गुण को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, सुरेंद्र रोज शाम की रोटी और दाल खाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक शब्द है रोटी और एक शब्द है आपके पास दाल। तो जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है वो क्या है आपके पास यहाँ पर और शब्द है। तो ये जो और है ये अव्यय का कौन सा भेद है, किस भेद को बता रहा है। एक आता है आपके पास समुच्चय बोधक, भेद है अव्यय का समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, एक है आपके पास समानाधिकरण और एक है आपके पास व्याधिकरण। ठीक है जी, एक है आपके पास समानाधिकरण और एक है व्याधिकरण। तो और पूछा है यहाँ पे, तो और किसके अंदर आएगा, तो वो आएगा आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो समानाधिकरण क्या हुआ, यह अव्यय वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद हैं
उपवाक्य हैं या वाक्यांश हैं उनको जोड़ने का काम करता है। ये अव्यय जो हैं वो संयोजक अव्यय बोलेंगे हम, जो दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है उसको संयोजक बोलेंगे। विकल्प, विरोध, परिणाम, ये 4 भेद हैं आपके पास यहाँ पर। इन चारों के बारे में बोध कराता है आपका समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें कौन से आते हैं, जैसे और हो गया, तथा हो गया, या हो गया, अथवा हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, इसलिए हो गया, अतः हो गया। तो ये सारे के सारे आते हैं आपके पास यहाँ पे इन अव्यय के समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर। और यहाँ पे विश्लेषण देखा जाए तो सुरेंद्र रोज शाम की रोटी, ये हमारे पास एक पद है। दाल खाता है, ये दूसरा पद है। और जो है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। तो एक पद और दूसरा पद, 2 पदों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। सुरेंद्र रोज शाम की रोटी और दाल खाता है, तो यहाँ पे हमने और लगाया बीच में समुच्चय बोधक अव्यय जिसको हमने बोला। और कौन से भेद के अंदर आया ये, संयोजक के अंदर आया ये। समानाधिकरण के अंदर आए समानाधिकरण और व्याधिकरण, और समानाधिकरण के अंदर भी आता है आपका संयोजक। आगे चलेंगे। काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से, लोकोक्ति का अर्थ है। तो शहर में आने से काजी जी दुबले हो गए, ये तो इसका यही वाला अर्थ है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शहरी जीवन शैली के कारण काजी जी दुबले हो गए, यहाँ पे भी यही बोला था। व्यर्थ की चिंता करना और शहरी जीवन रास नहीं आना, तो ऑप्शन नंबर सी, जो एक्स्ट्रा जो है वो चिंता करता रहता है, व्यर्थ की चिंता करना, यहाँ पे इसका अर्थ है। तो ये लोकोक्ति उन लोगों पर कटाक्ष करती है जो बिना किसी कारण के व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहते हैं, और काजी जी शहर की अनावश्यक चिंताओं में डूबकर दुबले हो रहे हैं, जो वास्तविकता में उनकी अपनी चिंता का विषय नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो जो यहाँ पे बोला था शहर में आने से काजी जी दुबले हो गए, ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन लोकोक्ति का मीनिंग नहीं निकल कर आ रहा है। शहरी जीवन शैली के कारण काजी जी दुबले हो गए, ये भी उस शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो वो शब्द कह रहे हैं, लेकिन लोकोक्ति का अर्थ नहीं है। शहरी जीवन रास नहीं आना, ये जो है वो लोकोक्ति का सही अर्थ नहीं है, यानी कि जो हमारे पास बचा व्यर्थ की चिंता करना, वो उसका एग्जैक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलई खुलना, मुहावरे का अर्थ क्या है। ये भी HPPSC के मेडिकल ऑफिसर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलाई उतर जाना, रहस्य प्रकट होना, कलाई टूट जाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आपका जो रहस्य है वो प्रकट हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कलई खुलना। तो इस मुहावरा जो है कहाँ पे ये दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है, जब किसी व्यक्ति का छिपा हुआ सच या रहस्य लोगों के सामने आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे, कलई खुलना। वह शब्द का शाब्दिक अर्थ है बर्तन की कलई उतरना है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ जो है वो रहस्य प्रकट करना होता है। शाब्दिक अर्थ की बात करूं, जो उसके शब्द कह रहे थे, तो वो तो कलई उतरना था, लेकिन इसका हमें चाहिए लोकोक्ति का एग्जैक्ट मीनिंग। तो लोकोक्ति का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जो रहस्य प्रकट होना। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सारी चीजें कि ये इनके जो है शाब्दिक अर्थ बेशक हैं, लेकिन इनके मुहावरे से मेल नहीं खाते हैं, इनका जो रियल अर्थ होगा वो उससे मेल नहीं खाता है। इसका आंसर होगा रहस्य प्रकट हो जाना, यानी कि कलह उतर जाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द झूठ का पर्यायवाची नहीं है। झूठ का पर्यायवाची कौन सा है, मिथ्या भी होता है झूठ, ये जे अकाउंट्स के पेपर में पूछा गया था। असत्य है, अर्ध सत्य है और मृषा है। तो ये जो है यहाँ पे पूछा है कि झूठ का पर्यायवाची नहीं है, तो अर्ध सत्य यानी कि आधा सच जो है वो झूठ नहीं होता है, तो झूठ के पर्यायवाची नहीं है, अर्ध सत्य नहीं है। बाकी जो मिथ्या है, असत्य है और मृषा है, ये सभी झूठ के पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पे। और अर्ध सत्य का मतलब होता है आधा सच और आधा झूठ, जो पूरी तरह से झूठ नहीं है। ठीक है, आगे है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा यार, अगेन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि HP पुलिस का कोर्स है। इतने क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसी तरीके से आप लोगों को जो है वो क्लासेस में सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई जाएंगी, जिसमें आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। लाइव लेक्चर्स हैं जो कि डेली आप लोगों की 4 आवर की क्लासेस जिसमें रहने वाली हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। जितने भी मॉक आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे वो लेटेस्ट पैटर्न HPPSC के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। नंबर आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची नहीं है।
जो दिन का पर्यायवाची नहीं है, तो पीजीटी इकोनॉमी में पूछा था, दिन का मतलब क्या होता है, वार होता है, वासर होता है, दिवा होता है, दिनमान होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो दिन के पर्यायवाची हैं, लेकिन दिनमान नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, तुम्हारा कोई दिन ईमान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वार, बासर और दिवा सभी दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। दिनमान का अर्थ होता है दिन का माप या दिन का समय, या जो दिन का पर्यायवाची नहीं है। ये आपसे पूछा था कि दिनमान जो है वो दिन का माप होता है या दिन का समय होता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है उपकार का विलोम। ये भी एचपीपीएससी के आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर के पेपर में पूछा गया था। उपकार का क्या होगा, प्रतिकार, प्रत्युपकार, अपकार और विकार। कई बार जो है अप लगाकर जो है वो विलोम बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे उपकार का हो जाएगा अपकार। देखेंगे, उपकार का अर्थ होता है किसी की भलाई करना, हमने उसके ऊपर उपकार किया है। और अपकार का मतलब होता है बुराई करना या किसी को हानि पहुंचाना, तो यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक का विलोम। और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल यानी कि उसका विलोम, पीजीटी इंग्लिश का क्वेश्चन है ये। तो परलौकिक है, काल्पनिक है, भौतिक है या पराभौतिक है, तो इसका हो जाएगा भौतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक का अर्थ होता है जो आत्मा या परमात्मा से संबंधित है, उसको क्या कहेंगे, आध्यात्मिक। और भौतिक क्या होता है, जो संसार या पदार्थ से संबंधित है, उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। ये स्वरों और व्यंजनों से पूछा गया क्वेश्चन है। तो 11 होती है, 4 होती है, 7 होती है, 2 होती है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। उनकी संख्या 4 होती है। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। और इसमें अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आते हैं, तो ये इनकी संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकार्थक शब्द कुशल का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है। तो कुशल को क्या निष्णात बोला जाता है, कसैला है, चतुर है, प्रवीण है, तो यहाँ पे कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे आप कौन सा नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रही है कसैला, क्योंकि कुशल का मतलब क्या होता है, निष्णात भी बोला जाता है कुशल को, चतुर भी बोला जाता है, प्रवीण भी बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता है। इसीलिए कसैला क्या होता है, टेस्ट को बता रहा है, कड़वे को बता रहा है, जिसका कोई स्वाद नहीं है। ठीक है, तो कुशल शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिसमें निष्णात होता है मतलब निपुण, और चतुर भी होता है, प्रवीण भी होता है, और प्रवीण मतलब दक्ष किसी चीज में। लेकिन जो कसैला है वो एक स्वाद को दर्शाता है, और यह कुशल का अर्थ नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कसैला हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे जो 20 क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पे देखे। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। तो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे बता दिया गया है। आप अपने स्कोर को भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन आपको बताना चाहूँगी कि पुलिस का कोर्स जो है वो स्टार्ट हुआ है। उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। लाइव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि 4 आवर आप लोगों की डेली क्लासेस रहने वाली हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जो है आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे, स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, और मॉक टेस्ट भी जो है आप लोगों को यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें रहने वाली हैं। HPPSC के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी की सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। और 7018186561 ये आप लोगों के पास कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। उसके थ्रू आप कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। बाकी एक और चीज़, जो इसका पिछला मॉक हमारा हुआ था उसमें आप लोगों को जो है वो 2 क्वेश्चन के ऊपर डाउट रहा था, जिसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला था जिसमें क्योंकि दिया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखने को मिला था। ठीक है, आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को भी। उसमें क्योंकि है तो वो किस चीज को बता रहा है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक को बता रहा है। ठीक है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक को वो बताता है, ये आपने ध्यान रखना है।
ठीक है जी, व्याधिकरण समुच्चय बोधक के अंदर वो चीज आएगी। दूसरा क्वेश्चन आपके पास जो है, एक फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास जिसमें आपको जो है वो संज्ञा के बारे में पूछा था, तो उसका आंसर आपके पास जो है वो जातिवाचक संज्ञा भी हो सकता है और भाववाचक संज्ञा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही आपके पास, आप अगर नेट पे चेक करोगे आपको नेट पे उसका आंसर जो है वो भाववाचक संज्ञा देखने को मिलेगा। अगर आपको जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं है तब आप उसमें भाववाचक के साथ में जा सकते हो, क्योंकि बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आपको जातिवाचक संज्ञा नहीं दी है तब आप उसमें भाववाचक संज्ञा कर सकते हो, क्योंकि बुराई एक हमारा भाव है। ठीक है, लेकिन अगर हम वहां पे बुराइयों की बात करें, बहुत से स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर उसमें किया है कि जब भी हमारे पास जो है कोई भी संज्ञा है, अगर हम उनका बहुवचन बना रहे हैं तो बहुवचन बनने की वजह से उस संज्ञा का नाम क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आप उसका आंसर जो है, यानी कि बुराइयों के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो बुराइयों के साथ में हम यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा करेंगे। अगर सिंगल आपके पास बुराई दिया होता तो उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी, तो वो भाववाचक संज्ञा होता। बुराइयों में आपके पास जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन अगर आपके पास जातिवाचक ऑप्शन में नहीं है तब आप भाववाचक के साथ में जा सकते हो। ये आपने ध्यान रखना, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको वहां पे बताई थी। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक के अंदर आएगा। ठीक है, और ये व्याधिकरण के अंदर भी कौन सा भेद आता है, एक आता है कारणवाचक, जो किसी रीजन को बताता है, कारण को बताता है, तो ये उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मॉक के साथ, जो कि आपका थर्ड मॉक रहेगा। थैंक यू।